Assalamu alaikum students. Today we will discuss Mendel's law of segregation. फर्स्ट लॉ है मेंडल का. इसकी डिस्कशन से पहले हम देखते हैं कि मेंडल ने जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या है और उसकी सीक्वेंस क्या है अपने एक्सपेरिमेंट. तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उसके लिए मेंडल ने कुछ कंसिडरेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बेस पर वो चूज कर रहा है पी प्लांट को. तो पहला पॉइंट क्या है, वेरिएशन. मतलब प्लांट्स में वेरिएशन होनी चाहिए. आपको पता है कि 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं पी प्लांट में. उसकी फ्लावर का कलर पर्पल है, वाइट है, सीड ग्रीन येलो है, राउंड ट्रिंकल्ड है, टर्मिनल पोजीशन पे एक्सियल पे है. तो ये मतलब वेरिएशन है ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज में. तो इस वजह से उसने इसको चूज किया कि वेरिएशन होनी चाहिए ताकि जब नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हो तो रिकम्बिनेशन के बाद हम नया रिजल्ट देख सकें. रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए ताकि दो डिफरेंट पेरेंट मदर फीमेल मेल है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो मौजूद हो. कंट्रोल्ड मीटिंग करवाई है उसने. F1 F2 जितनी भी हैं वो फेलियर जनरेशन से कंट्रोल्ड मीटिंग करवाई है ताकि उसका रिजल्ट रिकॉर्ड किया जा सके. और जिस तरह का वो एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहा है कंट्रोल्ड कंडीशन में ही वो पॉसिबल है. ठीक है. और शॉर्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए. पी प्लांट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है इसलिए उसने उसको चूज किया क्योंकि जिनका लाइफ साइकिल पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो किया है ये सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स 11 ईयर्स का उसका वर्क है. तो इस तब जबकि उसने शॉर्ट लाइफ साइकिल चूज किया है. अगर यही लॉन्ग हो लाइक एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस का तो इतनी जल्दी जो है वो रिजल्ट्स रिकॉर्ड करना और एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स खासतौर पर परफॉर्म करना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. दैट्स वाई उसने चूज किया शॉर्ट लाइफ साइकिल. लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होने चाहिए. जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म चूज कर रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हो तभी जो है वो रिजल्ट को कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है और उनको रिकॉर्ड में मैच किया जा सकता है. आपको पता है कि अगर ह्यूमन फॉर एग्जांपल लें तो 9 मंथ्स के बाद सिंगल बेबी और रेयर चांसेस हैं ट्विंस या ट्रिपलेट हो. तो इसलिए तो वो इतना मैच कन्फ्रंट नहीं कर सकते रिजल्ट को, ना कोई अच्छा नतीजा कंक्लूड किया जा सकता है. इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होने चाहिए विद इन शॉर्ट जनरेशन. कन्वीनियंस इन हैंडलिंग. पी प्लांट को उसने अपने ही जो है वो गार्डन में सारे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं. हैंडलिंग भी इजी है. लैब में जो है वो एक्सपेंसिव कॉस्टली आप जो है वो टूल यूज़ करें तो जो हमारा परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और कन्वीनियंस इन हैंडलिंग होना चाहिए. ठीक है. तो इसी वजह से ये जो जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं पी प्लांट पर हुए हैं, ड्रोसोफिला पर हुए हैं क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं और हैंडलिंग इनकी कन्वीनियंट है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मेंडल्स ने टेक्निक कौन सी यूज की है और उसके एक्सपेरिमेंटल के क्रॉस किस सीक्वेंस में है. पहले तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है पी प्लांट में, लेकिन अगर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है तो ज़्यादा रिजल्ट हमें रिकम्बिनेशन चाहिए. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इमेस्कुलेशन किया है, मतलब एंथर को मेल फ्लावर से रिमूव करके उसने किसी दूसरे प्लांट के फीमेल के स्टिग्मा पर उसको डस्टिंग की है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई. देन प्योर लाइन प्योर ब्रीडिंग क्या है, आपको मैंने बताया था लेक्चर में डिस्कस हो चुका है डिटेल में कि ट्रू ब्रीड क्या होते हैं. कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म का आप सेल्फ क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो जो बनने वाला इंडिविजुअल है वो उसी की जीनोटाइप और फिनोटाइप हो. ठीक है. लाइक अगर आप टॉल प्लांट को उसका टॉल प्लांट के साथ ही सेल्फ करवा रहे हैं तो जो नया बनने वाला ऑफस्प्रिंग है वो टॉल ही होना चाहिए. अब हमें नहीं पता कि नया बनने वाला ये जीनोटाइप इसकी होमोजाइगस है या रिसेसिव है. देन हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका क्रॉस करवाते रहते हैं. अगर तो टॉल 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 आ रहा है रिजल्ट तो इसका मतलब ये ट्रू ब्रीड है क्योंकि उसमें रिसेसिव एलील मौजूद नहीं है. अदरवाइज अगर रिसेसिव होती तो समटाइम्स वो कहीं ना कहीं ब्रीड में फिर रिसेसिव एलील जब आपस में मिल जाती तो शॉर्ट प्लांट भी आ सकता था, तो फिर वो ट्रू ब्रीड नहीं होता. तो ट्रू ब्रीड लेने के लिए मेंडल्स ने 7 करेक्टर्स जो है उसकी सीड के रिंकल कलर, उसके फ्लावर कलर को, पोजीशन को, पॉड की शेप को
इन सब करेक्टर्स के लिए मेंडल ने क्या किया है, प्योर लाइन ट्रू ब्रीड ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ट्रू ब्रीड लेने के बाद जो आपको पता है कि जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये मैं क्रॉस के सीक्वेंसेस बता रही हूँ। जो उसने फर्स्ट लॉ जो अपना प्रपोज किया है, तो उसमें क्या उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसके बाद उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, ट्रू ब्रीड ले लिए। ये आप देख सकते हैं ट्रू ब्रीड है ए, इसमें दोनों ही होमोजाइगस हैं। दूसरा अगर आप देख रहे हैं ए स्मॉल है, तो दोनों ही सेम है, एक बड़ा और छोटा ए नहीं है, दोनों ही सेम है, तो इट्स मीन ये ट्रू ब्रीड है। रेसिप्रोकल क्या होता है, अ सेकंड क्रॉस ऑफ द सेम जीनोटाइप इन विच द सेक्सेस ऑफ द पेरेंटल जनरेशन आर रिवर्स्ड। इसमें फॉर एग्जांपल ये अगर मेल है और ये फीमेल है, तो क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि जीनोटाइप उसने सेक्सेस के चेंज कर दिए, अब ये मेल है एंड दिस इज द फीमेल, तो उसने तमाम कैरेक्टर्स के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर लिए जस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स, कि अगर मेल और फीमेल को इस तरह अपोजिट किया जाए, रिवर्स किया जाए, तो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो सेम ही बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर ए के साथ मिल जाए तो वही जीनोटाइप बनेगी। इसमें से अगर आपको इनके एलील्स को सेपरेट करके गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, तब भी वही रिजल्ट आएगा, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। उसके बाद ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, व्हेन द क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन द पेरेंट और डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल ने ये जितने भी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, इनको सेपरेट सेपरेट क्रॉस करवाया है। टॉल ले रहा है तो सिर्फ वो पेरेंट जो है अपनी हाइट के हिसाब से डिफरेंट है, हाइट उसकी टॉल हो सकती है शॉर्ट, बाकी सारे ये 6 करेक्टर जो है उसमें सेम होंगे। व्हेन पेरेंट्स आर डिफरिंग इन ओनली अ सिंगल पेयर, तो वो मोनोहाइब्रिड जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग है वो हाइब्रिड होगा, लेकिन वो मोनोहाइब्रिड है, जस्ट एक ही ट्रेट में वो डिफर कर रहा होगा, और इस तरह के क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर जो है मेंडल ने क्या किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहा है, और ये जनरेशंस डिस्कस कर रहे हैं। फीलियल जनरेशंस क्या होती हैं, जो कंट्रोल्ड कंडीशन में हो, फीलियल जनरेशन। ठीक है, F1 ली, F2 ली, ये आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि ये अगर टॉल प्लांट है और ये शॉर्ट है, आप जीनोटाइप इसकी देख सकते हैं कि ये उसने ट्रू ब्रीड ली है, दोनों में सेम टी एंड शॉर्ट के लिए दोनों ही स्मॉल है। तो जब इनका क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन आती है वो उसने देखा कि सिर्फ अगर आप ऑब्जर्व करें फिनोटाइप, तो टॉल प्लांट है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर देन मेंडल ने अपने जो है वो उसने दिया अपना फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस। उसने बात की कि क्योंकि फीलियल जनरेशन है तो कंट्रोल्ड है, दोनों ही उसने अपनी मर्जी से ट्रू ब्रीड ले लिए हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन है ये। उसने मेंडल ने कहा कि F1 में जो भी जनरेशन की फिनोटाइप होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो टॉल, अगर टॉल आ गया तो इसका मतलब टॉल ही डोमिनेंट है। ठीक है ना, अगर इस क्रॉस के बाद बनने वाला ऑफस्प्रिंग अगर शॉर्ट हो जाता तो वो कह देता कि शॉर्ट ही डोमिनेंट है। तो डेफिनेशन क्या है डोमिनेंट की, कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप अपीयर हो जाती है वो होती है डोमिनेंट। तो अगर टॉल है तो इट्स मीन टॉल इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप। F1 के बाद वो करवाता है F2 फिलियल जनरेशन। F2 हमेशा आपने याद रखनी है, ये कंट्रोल्ड है, फिलियल जनरेशन है, तो इसका मतलब F2 का क्रॉस होगा। F2 जनरेशन जो आती है वो F1 का F1 के साथ ही क्रॉस, ये भी F1 जनरेशन है, ये भी F1 ही है। तो जब इसका उसने क्रॉस करवाया तो F2 में वो जीनोटाइप फिनोटाइप देखता है कि 3 जो है वो टॉल है, लेकिन एक शॉर्ट आ रहा है। 1:2:1 इसकी जीनोटाइप है, और अगर फिनोटाइप देखें तो 3 टॉल हैं, तो 3:1 जो है इसकी फिनोटाइपिक फिनोटिपिक रेशो है। तो अब इस बारे में कि जब एक बार ये शॉर्ट अब यहाँ पे अपीयर हो गया है, जबकि F1 में अपीयर नहीं हुआ था, F2 में आकर अपीयर हुआ है, देन जो है मेंडल ने फिर डिस्कशन की है हेट्रोजाइगस के बारे में और होमोजाइगस, रिसेसिव और डोमिनेंट की। उसने कहा जो F1 में फिनोटाइप अपीयर हो जाए वो डोमिनेंट है, लेकिन जब उसने F2 में रिजल्ट देखा कि शॉर्ट दोबारा से अपीयर हो रहा है, देन उसने टर्म्स जो है वो बताई डोमिनेंस के फिनोमिना की, कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आप देख सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस है F1। हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसने कहा कि एक अलील दूसरे अलील को कंप्लीटली हाइड कर देती है, उसके इफेक्ट को,
तो वो क्या कहलाती है, डोमिनेंट, और जो इफेक्ट अलील हाइड हो रही है वो क्या कहलाती है, रिसेसिव। ठीक है, तो ये रिसेसिव अलील जो है वो दोबारा से आपस में नजर आ रही है F2 जनरेशन में। तो इस तरह से उसने फीलियल जनरेशन ली, F1 ली, F2 ली, और उनकी जीनोटाइप फिनोटाइप जो है उनको रिकॉर्ड किया अपने रिसर्च पेपर में। देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह ही आप देख सकते हैं रिजल्ट। 7 जो करेक्टर्स हैं ये आप देख सकते हैं ग्रीन वर्सेस येलो पॉड के लिए। उसने ये F1 F2 ली है, तो रेशो वही है F1 ऑल ग्रीन, तो इसका मतलब ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। अगर उसने रिंकल्ड और राउंड के लिए जो सीड के लिए करवाया है क्रॉस, तो F1 में उसने देखा तमाम राउंड ही आए हैं, तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो F1 में अपीयर हो जाती है फिनोटाइप वो डोमिनेंट है, तो राउंड इज डोमिनेंट। इन फ्लैट ऑन कंस्ट्रिक्टेड पॉड में सारे के सारे F1 में इन फ्लैट आ गए, तो इट्स मीन ये डोमिनेंट है। टर्मिनल और एक्सियल में F1 तमाम एक्सियल पोजीशन पे थे, तो एक्सियल इज अ डोमिनेंट करेक्टर। और कॉटिलेडन ग्रीन या येलो है, तो तमाम येलो है सीड कलर, तो वो जो है वो येलो इज अ डोमिनेंट। पर्पल और वाइट में उसने F1 में देखा कि सारे ही पर्पल है, तो इट्स मीन पर्पल इज डोमिनेंट। इस तरह उसने 7 करेक्टर्स के लिए F1 एंड F2 जनरेशन रिकॉर्ड नोट किया है मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, ये सेपरेट सेपरेट कर रहा है, आप देख सकते हैं ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, एक ही करेक्टर को डिस्कस कर रहा है, प्लांट के बाकी 6 करेक्टर सेम होंगे मेल एंड फीमेल में, लेकिन जस्ट एक करेक्टर के हिसाब से वो डिफर कर रहा है। तो इस तरह उसने सेपरेटली इन 7 करेक्टर्स के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलग अलग किए और उनकी F1 F2 जनरेशन नोट कर ली। देन फिर उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन कर रहा है। मेंडल्स फर्स्ट लॉ क्या है, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट हाइब्रिड्स और हेट्रोजाइगोट्स ऑफ F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगोट्स आ रहे हैं या हाइब्रिड आ रहे हैं, हैव टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स और अलीलोमॉर्फ्स यानी अलील ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपने देखा होगा, ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो F1 आ रहा है उसमें डोमिनेंट अलील भी है और रिसेसिव अलील भी है। ठीक है, these alleles though remain together for long time but do not contaminate or mix with each other and separate or segregate at the time of gametogenesis meiosis, so that each gamete receives only one allele of a character, either dominant or recessive। ठीक है, वो कहता है कि लॉन्ग टाइम तक अगर ये F1 जनरेशन है, प्लांट है, तो इसकी जीनोटाइप TT है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, लेकिन ये आपस में वो कहता है मिक्स नहीं होती, कॉन्टामिनेट नहीं होती, और जब गैमेट बनते हैं तो ये सेपरेट हो जाती हैं और सेग्रीगेट हो जाती हैं, अलग अलग हो गई ना। ये देखें, आपको उसमें ये सर्कल कर दिया पिंक के अंदर और ग्रीन के अंदर, कि अब ये सेग्रीगेट हो गई हैं और अब इंडिपेंडेंटली टी और जो है यहाँ से ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, और देन दोबारा से ये अगेन यूनाइट हो जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर ये रिजल्ट आ रहा है टी। इस तरह से फिनोटाइप देख सकते हैं आप, जीनोटाइप। तो अलील्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, बाकी कुछ टर्म्स हैं, रिसेसिव अलील, डोमिनेंट अलील, जिस तरह मैंने डिस्कस कर लिया। रिसेसिव अलील क्या है, whose phenotypic effect is not expressed in heterozygote। आपको पता है F1 में जो एक्सप्रेस नहीं हो रही वो क्या है, रिसेसिव है। और डोमिनेंट क्या है, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो जाती है, लाइक दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसमें से अगर टी बढ़ा ले और छोटा लें, तो उसमें से जो अपीयर हो रही है टॉल की, तो वो क्या होगी, डोमिनेंट अलील है। इसी तरह डोमिनेंट ट्रेट एंड हाइब्रिड क्या होता है, जो F1 में आ रहा है या F2 के जो ऑफस्प्रिंग्स कह लें हाइब्रिड आ रहे हैं ना, वो हेट्रोजाइगस होते हैं। और प्रोजेनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी क्रॉस इन्वॉल्विंग पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स। ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप्स से देखें, आपको मैं हाइब्रिड का यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट फिनोटाइप है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। तो बनने वाला जो ये ऑफस्प्रिंग है इसकी जीनोटाइप देख सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगोट होगी हमेशा, आप इसको हाइब्रिड नहीं कह सकते, ये जो पेरेंट है। ठीक है, इसमें होमोजाइगस नहीं है। तो हाइब्रिड के पेरेंट की फिनोटाइप डिफरेंट होनी चाहिए, एक टॉल है एक शॉर्ट है, और हाइब्रिड के अंदर जो जीनोटाइप है वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती है।
तो ये था मेंडल्स फर्स्ट लॉ की डिस्कशन, ठीक है। और मेंडल ने इन सारे क्रॉसेस के बाद जो F1 लिया, F2 लिया, उसमें उसने डोमिनेंस का फिनोमिना भी देखा है, तो उसने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपना फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। और एक्चुअली में हुआ क्या है कि मेंडल ने सारा अपना जो डिस्कशन काम किया है वो अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किए थे। तो कॉरेंस ने बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा वेरीफाई किया, अगेन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो मेंडल्स के रिजल्ट जब ठीक आए तो उसको फिर मेंडल के ही नाम से उनको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उनको एक्सप्लेन किया गया।